नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करने जा रहे हैं हम कक्षा 8 का पाठ्यक्रम जियोग्राफी के अध्याय 3 में खनिज और शक्ति संसाधन। आइए जानते हैं। क्री सुक्रांत से मिलने कहाँ जाती है? धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जाती है। क्री विशाल काले क्षेत्र को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। सुकांत को वह पूछती है कि ये काला धूल भरा क्या है, तो उसे उसका जो सुकांत है वो उसे कहता है कि यह कोयला खदान के निकट होने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो काला धूल भरा है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। ऐसा सुकांत उनको उत्तर देता है। खनिज क्या होता है, ऐसा क्री पूछती है। सुकांत कहते हैं कि क्या आपने कभी नान बाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हो तो क्या आप उनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हो? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानों और परपटियों पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठक हो उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। मतलब जो प्रकृति हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले निश्चित रासायनिक संगठक वाले पदार्थ हैं, मतलब जिनमें क्या है, निश्चित रासायनिक संगठक हैं, उन निश्चित रासायनिक संगठनों वाले पदार्थ को जो हमें पृथ्वी देती है या प्रकृति देती है, उन प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर से सुनना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर क्या होते हैं? समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, सभी तरह एक समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूहों से संकेंद्रित होते हैं। मतलब हर चीज का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। हीरे जो है हमको अफ्रीका में मिलते हैं, भारत के पन्ना में मिलते हैं, लेकिन क्या और जगह मिलते हैं? नहीं। मतलब हर एक चीज के क्या है, समान रूप से वितरित नहीं है खनिज। सबके क्या है, अलग अलग क्षेत्र है। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह से संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिक। ये इतने ठंडे प्रदेश हैं और यहाँ हजारों मतलब किलोमीटर तक क्या हो चुकी हैं, बर्फ की जो गहराइयाँ हो चुकी हैं, और इन जगह को पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर कार्य करना पर यहाँ के जो खनिज हैं उनके बारे में प्राप्ति करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। वे स्वतः ही अपनी जमीन मतलब पृथ्वी के अंदर गर्भ में सब निश्चित ताप और दाब की प्रक्रिया के अनुसार बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते रहते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपके भोजन में जो नमक और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वह भी एक खनिज है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिजों के प्रकार देखा जाए तो खनिजों के जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार से है। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। कितने? 3000 से भी अधिक प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब हम संरचना के आधार पर जाएं तो खनिज दो प्रकार से होंगे। एक हो जाएगा धात्विक और एक हो जाएगा अधात्विक। धात्विक के रूप में अगर कहें तो ये क्या हो जाएगा? लोहा और अलोह, मतलब लोह और अलोह। मतलब धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालित करती हैं, जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती हैं? सुचालित करती हैं, है ना। मतलब फेरस और नॉन फेरस जो होती है, फेरस मटेरियल क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज ऐसे कच्चे रूप में होती हैं जिनमें धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके क्या है? कुछ उदाहरण है। मतलब लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, ये सब क्या है? धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह तथा अलोह हो सकते हैं, है ना। लौह खनिज धात्विक खनिज क्या हो सकते हैं? या तो लौह या तो अलोह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। मतलब लौह अयस्क जैसे मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है, वैसे ही अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है। किंतु कुछ अन्य धातुएं अथवा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं, है ना। अन्य धातुओं में क्या हो सकती है? सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये क्या हो सकती है? अन्य धातु हो सकती है। इनमें क्या होता है? लोहा नहीं होता, ये अन्य धातुएं।
लौह धातुओं में क्या होता है, लोहा होता है जो धात्विक के लौह धातुओं में क्या होता है, लोहा होता है जिसमें मैग्नीज क्रोमाइट वगैरह इसके जो एग्जाम्पल हैं। और ठीक वैसे ही अलोह खनिजों में क्या होते हैं कि उनमें लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य खनिज भी होते हैं जिनमें अन्य धातुएं भी होती हैं, जैसे लोह, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, धातु है, पर इनमें लोहा अयस्क नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, अधात्विक खनिजों में क्या होता है, धातुएं होती ही नहीं है। जैसे चूना पत्थर, इसमें कोई धातु नहीं होती है। अभ्रक, इसमें कोई धातु नहीं होती है। जिप्सम, इसमें कोई धातु नहीं होती। ये क्या है, खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज कहलाता है। अब यहीं पर खनिजों में एक प्रकार से लिक्विड की तरफ अगर जाए तो जो अपना पेट्रोलियम है वो क्या है, अधात्विक खनिज है ना। ठीक उसी प्रकार कोयला भी क्या है, अधात्विक खनिज है। तो हमने जो शुरुआत करी थी कोयले के बारे में, तो कोयला कौन सा खनिज है, अधात्विक खनिज है। क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोहा नहीं पाया जाता है। वे धातुएं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है वे अधात्विक खनिज कहलाती हैं। ठीक है, अब खनिजों का निष्कर्षण अगर करें तो खनिज को तीन प्रकार से निष्कर्षण किया जा सकता है। एक खनन करके, दूसरा उसका प्रवेदन करके, और तीसरा उसका आखनन करके। खनन करने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक विवृत खनन होती है और एक कूपकीय खनन होती है। विवृत खनन और कूपकीय खनन क्या कहलाता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो प्राकृतिक रूप से उनके प्रकृति के अपर सेल में पाया जाता है वो विवृत खनन होता है। और कूपकी मतलब कुआं खोद के जिन्हें निकाला जाए वो कूपकीय खनन है। अब इसको समझाता हूं। पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों में से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ठीक, खनिज जो कम गहराई में स्थित है उनके पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाने को क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं को पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं। गहन वेदन क्या है, जो नीचे तक कूपक मतलब जो गहन वेदन करते हैं उन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं कूपक, इसीलिए इनको क्या, कूपकीय खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभेदन कहते हैं। क्या, ठीक है, ऐसे वे मतलब प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की क्या चीज की जाती है, खुदाई की जाती है। और ऐसे काम को क्या कहते हैं, प्रभेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, आखनन। ठीक है, सतह के निकट मतलब पृथ्वी की सतह पर जो ऊपरी सतह है उसके निकट में स्थित खनिजों को आसानी से खोदकर जब निकालते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। आपने कभी चूना पत्थर को खोदते हुए देखा, ये आसानी से निकल आते हैं। ठीक है, खनिजों का वितरण अगर आप कभी कटनी साइड जाए तो वहाँ का जो सलीमनाबाद साइड का एरिया है वहाँ पर जो मार्बल पत्थर और चूने पत्थर निकाले जाते हैं उनको अगर आप कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अधात्विक खनिज है ना, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जिनके सब पर्टिकुलर एरिया होते हैं तो उस एरिया में चूना पत्थर पाया जाता है। और ये क्या होता है, आखनन विधि द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि ये आसानी से सतह से क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं। खनिजों का वितरण है ना, खनिजों के वितरण में चलते हैं तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। फिर से समझना कि खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। अपने पृथ्वी पर कितने प्रकार की शैलें अपन ने पढ़ी थी, है ना, अपन ने पढ़ी थी भैया, इसमें पूरे हिस्से में 3 प्रकार की, है ना, ऐसे ऐसे अपन ने इसको बांटा हुआ था, आग्नेय, फिर अवसादी, फिर कायांतरित, फिर उसकी सतही सेल। तो सतह वाली सेल ऊपर होती है, फिर इसके नीचे कायांतरित होती है जो काया बदल कर बन जाती है। फिर जो अवसादी फिर होती है अवसादी, है ना, जो टूट फूट कर बनती है। और सबसे नीचे क्या होती है, आग्नेय, जो क्या होती है, सबसे ठोस चट्टानें होती हैं। तो सबसे जो मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, है ना, और कुछ क्या होते हैं जो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, देखो अब कहाँ पे कौन क्या चीज पाया जाता है, उत्तरी स्वीडन में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। ओंटेरियो कनाडा का ओंटेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम पाए जाते हैं। वहाँ की किस चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं ना, अवसादी में नहीं पाए जाते। कायांतरित और किसमें, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये वहाँ के क्या है, उदाहरण बताए मैंने। क्या क्या बताया, स्वीडन में क्या पाया जाता है बेटा,
लोहा अयस्क। ओंटारियो में तांबा निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट प्लेटिनम जो है वो कहाँ की आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में क्या पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज, है ना, जैसे चूना पत्थर। कहाँ कहाँ पे? मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में। जो नवीन वलित पर्वत हैं, नए नए पर्वत बने हैं और उनमें जो उनके जो मैदानी इलाके हैं उनमें क्या है, उनके अवसादी सेलों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इनके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, मतलब फ्रांस के काकेशस में चूना पत्थर पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं। अल्जीरिया में फास्फेट संस्तर मिलते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? सबके संस्तर हैं। संस्तर मतलब समझते हो? अपने मिट्टी मृदा में जब अपन ने पढ़ा था तो ये क्या होते हैं? मृदा के जो क्षेत्र होते हैं इनको अपन संस्तर बोलते हैं। अलग अलग अपन ने पढ़ा है ना, आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित, तो ये संस्तर हैं। तो संस्तरों की कहानी कह रहे हैं कि फ्रांस के काकेशस में चूना पत्थर निक्षेप पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप पाए जाते हैं और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये विश्व में लोहा, तांबे और बॉक्साइट का वितरण किस तरीके से किया गया है उसको आप देख सकते हो। इनमें अगर आप गौर से देखो तो लोहा जो है इस तरीके से शो होगा, उसके बाद तांबा जो है कुछ इस तरीके से और बॉक्साइट जो है कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इस पूरे स्तर पे लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पूरे देखिए भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से जब आप इसके मैप को उठाओगे और इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेकर चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हिस्से हैं इनमें कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चीजों को एक बार आप और कवर करिएगा। अगर आप इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आपको दोबारा से कोशिश करेंगे नए सिरे से समझाने के लिए। क्या आप जानते हो कि सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अपतट तेल का प्रवेदन खनिज शक्ति जो मतलब तेल प्रवेदन कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? अपतट पर प्रवेदन कर रहे हैं। क्या आप जानते हो, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इनमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब ऐसी सेल हैं जिनका हम देख के बता सकते हैं जिसमें तांबा हो वे क्या होती हैं? नीले कलर की प्रतीत होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। चीन और भारत के पास क्या है? विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टन उत्पादन करता है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। सॉरी, टिन उत्पादन करता है। फिर से सुनना, एशिया महाद्वीप के चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क, मतलब हमारे पास, हम भारत में हैं, भारत और चाइना जो है वो लौह अयस्क का विशाल भंडार है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? विश्व का 50% जो है टिन उत्पादन हमारे भारत और चाइना से होता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। कौन कौन से? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो क्या है? विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादकों में भी अग्रणी है। चाइना क्या है? सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। एशिया में क्या क्या है? मैग्नीज की खदान अपने यहाँ पे बालाघाट में है ना, तो ऐसे बॉक्साइट हो गया, निकेल हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, सॉरी, है ना। तो तांबे जो अलग अलग एरिया हैं उन सभी एरियो में क्या है? कुछ ना कुछ पाया जाता है। उनको अगर देखें तो एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी क्या है? यहाँ के निक्षेप हैं। यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में खनिज 3 निक्षेपों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश,
अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी भाई? ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम का पर्वतीय श्रृंखला। लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। क्या है? पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाने कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज नहीं है। आओ कुछ करके देखें। मैं विश्व में रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाओं को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित करिए। अब ये जो हिस्से हैं इनमें क्या करना है आपको? इनको वही मैंने कहा ना कि आप इन क्षेत्रों को देखो और इनके बाद इनके इन क्षेत्रों को बनाकर देखो। जब आप इसे बनाएंगे तब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, उस हिस्से का बहुत अच्छा मैप जो है जनरेट हो जाएगा। मतलब रूपरेखा, कैनेडियन शील्ड अपने को कनाडा वाले हिस्से में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपलेशियन पर्वत, ये सब जो है उत्तरी अमेरिका के हिस्से में पाए जाते हैं। अब इस उत्तरी अमेरिका के हिस्से में जो कौन से हिस्से कहाँ कर पाए जाते हैं उनको एक बार क्या करेंगे आप अगर चेक करेंगे तब आपको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो पाएगी। तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया। उसके जस्ट नीचे की तरफ देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका है ना, ये दक्षिणी अमेरिका के भाग है। इन पर आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा। दक्षिणी अमेरिका, चलिए ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है ब्राजील, और वो क्या है, विश्व के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। क्या? अफ्रीका, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका बॉम्बे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका के पास पाए जाने वाले खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अफ्रीका का फिर से समझिएगा, अफ्रीका के महाद्वीप में मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। अफ्रीका खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है। वहां पर इसलिए धनी है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश होता है। यहाँ हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, प्लेटिनम का भी मिलता है। और यहाँ ये जो हीरा, सोना, प्लेटिनम है, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हीरा सबसे अच्छे क्वालिटी का जो है वो अपन को यहीं पे मिलता है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कौन करते हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। किसका करते हैं? सोने का बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कौन कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल जो है वो हमें नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका में विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान में से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वतों के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में वितरण। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। तो लोहा जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? अपना भारत है। और अभ्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, 4 जगह पाया जाता है। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित है। मैग्नीज भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना भारत के कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीला प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। नमक यह समुद्री झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा, इसको अगर जाने, क्या आप जानते हो कि ये हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे प्राचीनतम शैल कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। कब की है? बहुत पुरानी है। ठीक है। इसके बाद जानिए कि मानचित्र की सहायता से आप भारत की रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक के वितरण को बनाइए। तो ये हम भी आपको और करवाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चूने पत्थर का जो है आखनन हो रहा है, देखिए इस तरीके से होता है। ये आपको देखने मिल जाएगा जिस जगह पे मैंने बताया था आपको। राजस्थान की सांबर झील में नमक निष्कर्षण, देखिए इस तरीके से झीलों से नमक का निष्कर्षण होता है। और ये प्रक्रिया जो है वो हमारे घर तक हमें जो नमक की प्राप्त होता है वो इन्हीं प्रकार की प्रक्रियाओं से हमारे तक प्राप्त होता है। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोक्ताओं की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती हैं। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती हैं। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे और जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती हैं। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय यह सोचती है कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो है वो सभी बिजली की खपत करते हैं और अधिक से अधिक निर्भरता मांग की पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए चलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी हिसाब से अगर जाने तो परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो ऊर्जा के कौन से स्रोत होते हैं? सुनिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। मतलब वे जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं वो ऊर्जा के क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनके बारे में अगर जाने तो लाभ आसानी से परिवहनीय हैं जिन्हें टैंकरों से ले जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार है। हानि, तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसानी से नहीं होता है। प्राकृतिक गैसों का अगर लाभ जाने तो आसानी से परिवहनीय है, इन्हें पाइपलाइनों से भेजा जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होते हैं और क्या होता है? तेल से अधिक सस्ते होते हैं।
ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में अगर जाएं तो ईंधन जो है परंपरागत स्रोत हैं, कोयले हैं, ये सब जल विद्युत है। और इनके लाभ जाने और इनकी हानियां। लाभ में अगर जो ईंधन है वो सुप्राप्त है, बहुत आसानी से सुप्राप्त हो जाते हैं, बहुत संख्या में लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर इनकी हानि की तरफ जाएं तो संग्रहण में अधिक समय उपयोग लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव से वृद्धि करता है और निर्वनीकरण है। कोयले की अगर बात करें तो कोयले के लाभ विस्तृत रूप से उपयोग में आता है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त किया जाता है। हानि की बात करें तो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है और परिवहन के लिए बहुत भारी है, इसे ले जाना लाने में बहुत दिक्कत होती है। ट्रेनों को अपन देखते हैं कि वो कोयलों को इधर से उधर तक लेके जाती है, तो ये एक ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। जल विद्युत, अगर जल विद्युत में लाभ कहें तो ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता भी होता है। हानि की बात करें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है बांध बनाने के कारण, निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है। बांध बनाने के बाद जब इनमें जल की समस्या आती है और नदियाँ जब उफान पर होती हैं तो वो क्या हो जाता है, निम्न क्षेत्रों पर जल प्लावन, वहाँ पर जल की समस्या भर जाते के कारण आ जाती है। स्थापित करने में खर्चीला होता है, जिस प्लांट बन लगाने में क्या होता है, खर्चीला होता है। आइए जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन के बारे में जानने से पहले देखिए कुछ छूटा है क्या? नहीं। चलिए ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग पकाना और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ पकानी है, खाना पकाना है, कुछ करना है, तो ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए रूप से भी व्यापक रूप से किया जाता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही क्या हो सकते हैं, समाप्त होने वाले हैं। ठीक है। कोयला, यह बहुतायता में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न या दलदल में पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल की चरमराने को रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के परिक्रमण के विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इसके बाद बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। ठीक है। अन्य मुख्य उत्पादक जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इनका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूक्रेन, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसें जो है वो संसाधन के रूप में पाई जाती हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि के चिंताजनक दर से इन्हीं समाप्ति पर पहुंचा दिया गया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित जलना नियंत्रित तोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा
ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों को के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी के जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहुता जल बांध कर नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। घूमते हुए ब्लेडर जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। इस विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत के उत्पादन होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाटानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग के ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरण है के उपयोग की आवश्यकता है। तो हमने परंपरागत स्रोत पढ़े और गैर परंपरागत स्रोतों को अब हम पढ़ रहे हैं। पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा के लाभ अगर देखें तो प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हानि ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सौर ऊर्जा के लाभ अगर देखें तो असमाप्य हैं, प्रदूषण मुक्त हैं। हानि की बात करें तो खर्चीला है और स्रोत के विसंतृत होने के से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा उसके लाभ देखें तो प्रदूषण मुक्त है और समाप्य है। जो हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास का नष्ट होना, ठीक है, और दोहन में कठिनाई होती है। इसके बाद आते हैं परमाणु ऊर्जा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। हानि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला है। बायोगैस कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ को उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है जिनको हमने पढ़ा, जो कि जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है ना। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग होता रहा तो ईंधनों के भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का जो कि नवीनीकरण का उपयोग की आवश्यकता है, ये सब क्या है, अपने गैर परंपरागत स्रोत हैं। और परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जिनको हम जनरली यूज करते आ रहे हैं, इसको अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। तो ये जो हिस्से हैं, इन सभी हिस्सों पर हमने क्या किया, लगातार नजर रखी और इनके परंपरागत स्रोतों को और गैर परंपरागत स्रोतों को समझा। आइए जानते हैं आगे। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों के विद्युत उत्पादन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है और इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पादन करने के लिए जोड़ा जा सकता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्की का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों के तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूहों से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा के से उत्पन्न की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र पाए जाते हैं। इनको एक बार और बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा, आपको ये चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। इस अगर क्षेत्र इस हिस्से को देखा जाए तो ये क्या होता है, ये रिएक्टर है। इस अरे भैया बैठो तो, ये रिएक्टर है। इस रिएक्टर में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो जल है उसको क्या होता है, ये गर्म करता है, वाष्पित होकर जल जो है वो यहाँ से निकलता है। यहाँ से इस हिस्से से वापस रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग होने के बाद जो गर्म जल है वो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो है भाप जो है परमाणु ऊर्जा से यहाँ से क्या होता है, अपन ये इधर से टरबाइन को चलाती है, टरबाइन जनरेटर को चलाता है और इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यूसली ये जो है लगातार चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस से परमाणु ऊर्जा से ये जो बिजली उत्पन्न होती है, ये तरीका है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। ज्वरीय ऊर्जा, ज्वर से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वरीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहानों पर में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिलन के क्षेत्र हैं। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, ये यहाँ पे निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है ना। ज्वार भाटाओं का उपयोग किया जाता है, इस तरीके से अपन करते हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है सब और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा को भविष्य में क्या करें, सुनहरा बनाएं। देखो ये इस तरीके से बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस में क्या करते हैं, यहाँ से जो है गैस टैंक होता है, यहाँ से ये गैस बाहर निकलती है, कारदम है जहाँ से सब चीज़ों को अंदर भेजा जाता है। ये यहाँ से क्या होता है, खाद बनती है, निकासी में उर्वरक निकाले जाते हैं और ये मृदा है जिनका उपयोग जो जिसके अंदर क्या करते हैं, इसको इस टैंक को दबा देते हैं। मतलब इस हिस्से पर क्या होता है, ये टैंक दबा होता है, सिर्फ इसका इतना हिस्सा ज़मीन से बाहर निकला होता है। ये इस तरीके के जो है, इनको और भविष्य में हम आगे भी देखेंगे। पर जो चीज़ इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ी, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत पढ़े, हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास जो मतलब मेन पॉइंट थे वो थे हमारे खनिजों और शक्ति संसाधनों के बारे में जानना था। इसके अलावा हमारे लिए ज़रूरी था कि हम किस तरीके से इनके दोहन को रोक सकते हैं और इनकी ज़रूरतों पर हम जान सकते हैं। सबसे मेन कहानी इस बात पर डिपेंडेंट थी कि हमें ये बात जानकारी मिली कि कौन सा खनिज हमें कहाँ से मिलता है और कौन सा देश किस खनिज के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश है और बहुत अच्छे से उसका क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है या फिर उसे निकाल रहा है पृथ्वी के गर्भ से। तो ये पूरी जो चीज़ें थी हमें चैप्टर 3 में पढ़ी। दोस्तों ऐसे ही क्रम जो है हमारे लगातार जारी रहेंगे। आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि ये एनसीईआरटी का क्रम उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इन पूरे चैप्टरों से किसी ना किसी प्रकार की मदद मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए
लिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि ये वन टाइम स्टडी पोर्शन है और इसे आप झक मार के एक बार सुनो, चाहे आप कहीं से भी सुनो या कहीं से भी पढ़ो, एक बार इसे ज़रूर पढ़ो क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। पढ़ने के जो दूसरे चैप्टर हैं, रटने की जो जगह है वहाँ पर मैं आपको मदद करूँगा, पर बेसिक नॉलेज के वन लाइन क्वेश्चंस हैं, ये बहुत आसानी से आपके माइंड में कहानी के फॉर्म में इसमें बैठ जाएंगे। और मैं जितनी कोशिश होती है मैं आप सभी को कहानी के फॉर्म में ही इसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पर जो चीज़ें एज इट इज़ बोलनी है उनको मैं इसलिए स्किप नहीं करता क्योंकि लैंग्वेज किताब की ही आपको आगे आके लिखनी है। तो इसीलिए जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उस पर गौरता से आगे मतलब ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहूँगा कि इन चैप्टरों को नंबर ऑफ टाइम सुनने के लिए आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा दें। ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो इसकी स्पीड 2% मतलब जस्ट डबल बढ़ाई जा सकती है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप इसे सुन सकते हैं। महज 30 मिनट के इस चैप्टर को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो आप नंबर ऑफ टाइम्स जितने ज़्यादा चैप्टर आप सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा और ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, जो कि आपके किसी भी चैप्टर को दोबारा किसी बुक से पढ़ने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। अगर आप मैं बात करूं कि भारत में कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है तो आप एक बार याद करके इसको या भूल जाएंगे, वन टाइम के लिए नहीं, नंबर ऑफ 2 से 3 बार आपको इसे सुनेंगे और फिर आप जब कभी पढ़ेंगे किसी जगह पे तो आपको उसे रिकॉल करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो स्वतः ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ऐसी अच्छी बातें, ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ हम सदा आपके साथ बने रहेंगे, आते रहेंगे नए चैप्टर लेके। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।